सो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास फिर से एक स्ट्रक्चर है स्ट्रक्ट पॉइंट नाम का, और उस स्ट्रक्चर के हमने दो मेंबर्स बनाए हैं इंट एक्स और इंट वाई। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दो मेंबर्स हैं एक्स और वाई, दोनों ही इंटीजर टाइप के हैं और ये स्ट्रक्ट पॉइंट यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के मेंबर्स हैं। फिर हमारा जो मेन फंक्शन है उसके अंदर हम यहां पर इस स्ट्रक्चर का बना रहे हैं वेरिएबल। सो स्ट्रक्ट पॉइंट, पहला वेरिएबल बनाया हमने p नाम का जिसे हमने वैल्यू असाइन करी है इनिशियल वैल्यू 1। दूसरा वेरिएबल हमने बनाया है p1 नाम का। सो स्ट्रक्ट पॉइंट p1 इक्वल्स टू, और इसको भी वैल्यू हमने दे दी है 1। दैट मीन्स p वेरिएबल और p1 वेरिएबल की जो दोनों की वैल्यूज है वो 1 है। अच्छा, अभी हमने यहां पर सिर्फ एक वैल्यू दी है। दैट मीन्स बाय डिफॉल्ट, मैंने आपको स्ट्रक्चर्स के टाइम पर बताया था उसके इंट्रोडक्टिव पार्ट में, बाय डिफॉल्ट जब हम सिर्फ एक मेंबर की वैल्यू देते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये दोनों ही वैल्यूज x की हैं। x की वैल्यू किस पॉइंट पर? जब हमारा p वेरिएबल p डॉट x की वैल्यू है 1 और यहाँ पे p डॉट y की वैल्यू है गार्बेज वैल्यू, कुछ भी जो कंपाइलर को अच्छा लगेगा वो वैल्यू वो दे देगा। p1 डॉट x की वैल्यू है यहाँ पे 1 और p1 डॉट y की वैल्यू भी है यहाँ पर गार्बेज, क्योंकि यहां पर हमने कोई वैल्यू एज पर क्वेश्चन दी नहीं है। इसके बाद यहां पर एक इफ कंडीशन है जिसमें हम यहां पर कंपैरिजन कर रहे हैं p और p1 दोनों वेरिएबल्स का, और अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो उस केस में यहां प्रिंट हो जाना चाहिए प्रिंट एफ इक्वल। बट अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो उस केस में एल्स पार्ट में प्रिंट हो जाना चाहिए प्रिंट एफ नॉट इक्वल, देन रिटर्न 0 और हमारा प्रोग्राम यहीं पर क्लोज हो गया है। फाइन। सो अब इस क्वेश्चन में हम अगर बिल्कुल उसको वैसे का वैसे रीड करते जाते और हमें स्ट्रक्चर के हमें पॉइंट्स नहीं पता होते जो की पॉइंट्स मैंने बताए थे, उस केस में नॉर्मल वेरिएबल समझते हम इनको और हम चेक कर देते हाँ p इक्वल्स टू p1, 1 इक्वल्स टू 1, कंडीशन इज ट्रू और आंसर हमारा इक्वल प्रिंट हो जाता किस पर? हमारे कंसोल पे, तो बी ऑप्शन करेक्ट होता। लेकिन हमने स्ट्रक्चर्स के की पॉइंट्स में ये समझा था कि हम कभी भी स्ट्रक्चर के जो वेरिएबल्स होते हैं उनमें हम कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम बेसिकली यहां कर क्या रहे हैं? हम यहाँ पे 1 इक्वल्स टू 1 नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ कर रहे हैं हमारे पूरे स्ट्रक्चर की जो भी वैल्यू है, साइज है, उनमें कंपैरिजन कर रहे हैं, और वो तो हमेशा ही इक्वल होगा बिकॉज इस p वेरिएबल की जो साइज है वो फॉर एग्जांपल ये है 4 बाइट्स का और ये है 4 बाइट्स का, तो ये हो गए 8 बाइट्स के, और p1 भी हो गया हमारा 8 बाइट्स का। सो दे आर ऑलवेज इक्वल इन देयर साइज। हाँ, हम यहाँ पे किस तरीके से कंपैरिजन कर सकते थे? इफ p डॉट x इक्वल्स टू p1 डॉट x, दैट मीन्स हम उसके मेंबर्स में क्या करते? कंपैरिजन करते, तो उस केस में हमारा क्वेश्चन सही होता और यहाँ पर इक्वल प्रिंट हो जाता। और अगर आंसर अलग होता, फॉर एग्जांपल इसको हमने 2 दिया होता, तो उस केस में नॉट इक्वल प्रिंट हो जाता। बट यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में दोनों वेरिएबल्स को हमने कंपैरिजन कर दिया और ये हमें स्ट्रक्चर्स में अलाउड नहीं है। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा? कंपाइल टाइम एरर। सी ऑप्शन क्यों नहीं आएगा? डिपेंड ऑन द स्टैंडर्ड। किसी भी आप एडिटर पे, किसी भी आप आईडी पे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख रहे हैं, वहां पर आपको ये अलाउड नहीं है। अलग अलग एडिटर्स पर सी प्रोग्रामिंग आप जब लिखते हैं माइनर चेंजेस रहते हैं, कहीं पर आपको वेरिएबल डिक्लेरेशन सबसे पहले करना रहता है, आप कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन हम जो हमारे टर्बो सी एडिटर पे वर्क करते हैं उसमें हमें वेरिएबल डिक्लेरेशन सबसे ऊपर करना पड़ता है। दूसरे एडिटर्स में हम किसी भी पॉइंट पर कहीं पर भी हम वेरिएबल डिक्लेयर हम इधर भी कर सकते हैं इफ कंडीशन के अंदर भी, लेकिन हमारे इसमें नहीं कर पाते हैं। तो ये माइनर चेंजेस है, इसमें हमारा सिंटैक्टिकल चेंज बहुत माइनर सा आया है, लेकिन ये जो हमारा रूल है ये बहुत मेजर रूल है और ये किसी भी एडिटर के लिए और किसी भी आईडीई के लिए चेंज नहीं होता है। तो इसलिए सी ऑप्शन नहीं होगा। बी और डी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यही गलत है तो कंपाइलर तो यहीं रुक जाएगा,
इसके बाद का रीड ही नहीं करेगा, उसे यही समझ आ जाएगा कि आपने कंपाइलेशन एरर करी है, तो आपका प्रोग्राम लिंक ही नहीं होगा, तो वो रन ही नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर है कंपाइल टाइम एरर।